हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बहुत ही अच्छा टॉपिक डील करने जा रहे हैं, जो कि अपन ने कल स्टार्ट किया था, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो कि आपको मेनली सीएचओ के पर्पज के लिए और आने वाली जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम थी उसके लिए अपन ने ये नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। तो इसको एंड तक आपको बिना स्किप किए एक अच्छे नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आपको एंड तक इस जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी उसके हर वीडियो को एंड तक देखना है। किसी भी तरीके का कोई भी वीडियो स्किप नहीं करना है। तो रख मंजर रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं तक करना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कि वक्त से लड़कर जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तस्वीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इसलिए आपको कभी भी आने वाले कल के बारे में सोच करके घबराना नहीं है। आने वाली जो भी मुसीबत है उनसे लड़ करके डट करके सामना करना है और आने वाले जीवन में आपको संघर्ष से परिचित करके उसको एक सफल बनाना है। तो सफल जीवन बनाने के लिए आपको लगातार और कंटिन्यू में स्टडी करते जाना है। तो स्टडी करने से सभी का क्या होता है, आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। और जब अंदर से सेल्फ मोटिवेशन आता है तो उससे ही ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होकर के जैसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे एग्जाम में, तो क्वेश्चन के जो संभावना होती है गलत होने की वो अपने आप धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाती है। तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करिए ताकि अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस झलकेगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप लगातार कंटिन्यू में मेहनत करते जाते हैं, लगातार कंटिन्यू में स्टडी करोगे तो अंदर से अपने आप आपको एक कॉन्फिडेंस झलकने लग जाएगा। तो यहाँ पर अपन डील करेंगे कि आइसबर्ग फिनोमिना के बारे में, कि आइसबर्ग फिनोमिना क्या होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के हिसाब से आपके और सीएचओ में पूछे जाने की यहाँ से बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसलिए इसको यहाँ पर डील कराया जा रहा है कि मैं रास्ता भी जानता हूँ, मैं चलना भी जानता हूँ, मैं आग हूँ तबीयत से जलना भी जानता हूँ, मुझे मोहम्मद समझना कि मैं झट से पिघल जाऊंगा, मैं सूरज हूँ डूब करके निकलना भी जानता हूँ, मैं सूरज हूँ डूब करके निकलना भी जानता हूँ। तो आपको हमेशा जब भी आप कभी भी आप सैडनेस में जाते हैं या डिप्रेशन में जाते हैं तो कुछ समय के बाद आपको वापस से जैसे सूरज निकल डूब करके वापस से अगले दिन निकल जाता है, उसी तरीके से आपको अपने जोश जुनून और जज्बे के साथ में अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते रहना है। तो अपन बात करते हैं, डील करते हैं आइसबर्ग फिनोमिना के बारे में कि आइसबर्ग फिनोमिना क्या होता है, इसके बारे में अपन डील करेंगे। तो आइसबर्ग फिनोमिना था, इसमें मेनली 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। तो आइसबर्ग फिनोमिना के बारे में यहाँ पर डील करते हैं। अगर मैं बात करूं आपको समझाने के लिए तो यहाँ पर आइसबर्ग फिनोमिना मानिए, और आइसबर्ग का मतलब होता है कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी आपकी बकेट है या पानी का ऐसा बर्तन है जिसमें आपने क्या डाला है। यहाँ पर जैसे ही आप पानी का बर्तन डालोगे या पानी के बर्तन में जैसे ही आप यहाँ पर कोई बर्फ का टुकड़ा डालते हैं, लाइक दैट मैंने यहाँ पर ये बर्फ का अगर कोई आइस का टुकड़ा डाला है तो यहाँ पर आइसबर्ग का मतलब हो गया कि यहाँ पर जैसे मैंने इसमें क्या डाला, यहाँ पर आइस डाली है तो आइस के अंदर मतलब कि यहाँ पर देखिए ये किसी पानी का बर्तन था और पानी के बर्तन में या पानी का जो बकेट थी उसमें मैंने आइस डाली है। तो आइस डालने के बाद में क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो सम पोर्शन होगा इसका वो तो बाहर आ जाएगा पानी से तैरकर। जब भी आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप किसी पानी के भरे हुए बर्तन में आइस को डालते हैं तो आइस का सम पोर्शन होता है वो पानी से निकल करके बाहर आ जाता है और मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा या कुछ पार्ट होता है वो निकल करके यहाँ से बाहर आएगा। तो यहाँ पर जैसे ये बाहर वाला पोर्शन है, यहाँ पर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको जो ये पोर्शन दिख रहा है ब्लैक कलर से जो मैंने इंडिकेट किया है, ये देखने को मिलेगा कि ब्लैक कलर से जो इंडिकेटेड है ये फ्लोटिंग टिप है। इसका जो फ्लोटिंग टिप कहलाएगा फ्लोटिंग टिप, और फ्लोटिंग टिप का मतलब होता है तैरता हुआ हिस्सा। फ्लोटिंग टिप का मतलब है यहाँ पर कि तैरता हुआ हिस्सा, यानी आइस का जो तैरता हुआ हिस्सा है ऊपर जो निकल करके बाहर आपको दिखाई दे रहा है बर्फ से, पानी से निकलकर जो बर्फ का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे फ्लोटिंग टिप के नाम से जानते हैं। और इनके बीच में जहां पर आपको एक ऊपर वाला केसेज होते हैं इन्हें सिम्प्टोमेटिक केस के नाम से जानते हैं, या जो ऊपर वाली जो लाइन होती है जिन्हें फ्लोटिंग पार्ट के नाम से जानते हैं। तो ये जो पार्ट था ऊपर वाला पार्ट होगा जो डिमार्केशन लाइन से ऊपर रहता है उसे
फ्लोटिंग पार्ट के नाम से जानते हैं। तो फ्लोटिंग पार्ट हो गया मतलब तैरता हुआ हिस्सा है ऊपर वाला, उसे फ्लोटिंग पार्ट कहेंगे। और फ्लोटिंग पार्ट का जो टिप होता है उसे फ्लोटिंग टिप के नाम से जानते हैं। तो सेकंड नंबर पे बात करते हैं, ये आपको एक लाइन दिखाई दे रही है जहां पर कुछ हिस्सा पानी के अंदर रहता है आइस का, और कुछ हिस्सा आइस का पानी से बाहर निकला हुआ नजर आ रहा है। तो इस लाइन को नाम दिया जाता है लाइन ऑफ डिमार्केशन। जहां पर ये लाइन होती है इसे नाम देते हैं लाइन ऑफ डिमार्केशन। इट मीन्स, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो सिम्टोमेटिक केस थे और सिम्टोमेटिक केस और एसिम्टोमेटिक केस को अलग अलग करता है, यानी कि फ्लोटिंग पार्ट या फ्लोटिंग पार्ट और जो इसका सबमर्ज्ड पोर्शन होता है इन दोनों को अलग अलग करता है। तो जो ये नीचे वाला पार्ट है इसे सबमर्ज्ड पोर्शन के नाम से जानते हैं, सबमर्ज्ड पोर्शन कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप गौर से देखिए बोर्ड पर कि यहाँ पर पानी का भरा हुआ ये बर्तन था, और पानी के इस भरे हुए बर्तन में जैसे ही मैंने आइस डाली है तो आइस का कुछ पार्ट है वो निकल करके पानी से बाहर आ गया है, और आइस का जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो अंदर पानी में डूब गया है। तो इसका जो फ्लोटिंग पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट जो तैरता हुआ नजर आता है, यहाँ पर वो फ्लोटिंग कहलाएगा। और फ्लोटिंग पार्ट की मैं बात करूं तो फ्लोटिंग पार्ट होता है वो सिम्टोमेटिक जो भी केसेस होते हैं, सिम्टोमेटिक जो भी सिम्टम प्रेजेंट करने वाले केस रहते हैं, जिसकी मेनली कम्युनिकेबल डिजीज वो वाले पोर्शन को फ्लोटिंग पार्ट होता है वो प्रेजेंट करता है। तो इसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले कि फ्लोटिंग पार्ट में क्या क्या देखने को मिलता है। तो फ्लोटिंग पार्ट मेनली डिनोट करता है कि जो भी केसेज है, जो डायग्नोस्टिक केसेज होते हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा, सिम्टोमेटिक केसेज है उनको रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर आप लिख लीजिए कि जो फ्लोटिंग पार्ट होता है वो प्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करता है केस को, सिम्टोमेटिक केस या सिम्टोमेटिक जो भी आपका केस है उनको प्रेजेंट करता है। जबकि बात करें सबमर्ज्ड पोर्शन, तो सबमर्ज्ड पोर्शन क्या दिखाता है, सबमर्ज्ड पोर्शन का मतलब है ये डिनोट करेगा या रिप्रेजेंट करता है या डिनोट करता है हिडन केस को, हिडन केस को डिनोट करेगा, जिसे कैरियर के नाम से भी जानते हैं। कैरियर हुआ, हिडन केसेज हुए, या फिर यहां पर अनडायग्नोस्ड हुए, अनडायग्नोस्ड केसेस, हिडन केस, अनडायग्नोस्ड केस, या फिर जो भी छुपे हुए केस होते हैं या एसिम्टोमेटिक जो भी आपका केस है उन सभी को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है या डिनोट करता है। तो यहां पर आपको बात करनी है, सबसे पहले बात करें कि फ्लोटिंग टिप क्या होता है। तो फ्लोटिंग टिप का मतलब होता है कि आइस का वो वाला हिस्सा जो कि फ्लोटिंग पार्ट के ऊपर वाला, जो सबसे ऊपर वाला कॉर्नर होता है उसे फ्लोटिंग टिप के नाम से जानते हैं, जो ऊपर तैरता हुआ नजर आता है। सेकेंड वन जो पार्ट है इसका फ्लोटिंग पार्ट है। फ्लोटिंग पार्ट की बात करते हैं तो फ्लोटिंग पार्ट पानी के ऊपर तैरने वाला पूरे हिस्से को फ्लोटिंग पार्ट कहते हैं। और फ्लोटिंग पार्ट का जो टिप वाला हिस्सा होता है जो ज्यादा पूरी तरीके से पानी से बाहर निकल जाता है उसे कहा जाता है फ्लोटिंग टिप। तो यहाँ पर फ्लोटिंग पार्ट की बात करें तो ये डिनोट करता है सिम्टोमेटिक पेशेंट को, यहाँ पर जो भी सिम्टोमेटिक पेशेंट्स होंगे उनको डिनोट करने का काम करता है फ्लोटिंग पार्ट। ऐसे केस जो कि केस है यानी कि जो सिम्टोमेटिक केस थे और उनको मेनली जो फिजिशियन था, अब सिम्टोमेटिक केस होते हैं उनको मेनली कौन डील करता है, फिजिशियन होगा, वो जाकर के उनको डील करता है। तो सिम्टोमेटिक केसेस आएंगे इसमें, और जो सिम्टोमेटिक केस होते हैं, केस होंगे, सिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं, उन सभी को डिनोट किया जाता है फ्लोटिंग पार्ट के द्वारा। जबकि बात करते हैं सेकंड वन पर कि डेवलपिंग कंट्री में, अब इसकी बात कर लेते हैं फ्लोटिंग टिप। तो ये आपने इसको अच्छी तरीके से अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। इसके बाद में अपन इसका जो भी इसका जो प्रैक्टिकल पोर्शन ये दिख रहा है आपको, इसके बाद में डील करेंगे इसका थ्योरेटिकल पोर्शन, और वहां से बनने वाले जो भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन का वन बाय वन यहां से मैं आंसर बताता चलूंगा। आप उन सभी क्वेश्चन को साथ के साथ यहाँ पर आपको अपनी नोटबुक में नोट करते जाना है। तो यहाँ से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है, एक क्वेश्चन आना, तो यहाँ से हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन घुमा करके पूछ ही लेते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से इस टॉपिक को डील करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपके लिए।
तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की तुरंत आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर अपन आगे डील करते हैं कि फ्लोटिंग पार्ट क्या होता है। अब इसमें 3 पार्ट अपन ने देखे थे। फ्लोटिंग पार्ट की मैं बात करूं कि फ्लोटिंग पार्ट क्या होगा, तो इसमें मेनली ये बताता है या डिनोट करता है, फ्लोटिंग पार्ट होता है वो बर्फ का या टुकड़ा होता है जिसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है जो वाटर से निकला हुआ होता है उसे फ्लोटिंग पार्ट के नाम से जानते हैं। अब फ्लोटिंग पार्ट में ये देखने को मिलता है इट डिनोट द या इट रिप्रेजेंट द केस, जो भी केस है उनको रिप्रेजेंट करेगा। सिम्टोमेटिक पेशेंट, सिम्टोमेटिक पेशेंट को भी ये रिप्रेजेंट करता है। यहां पर ये क्या करता है, जो भी केस आपके डायग्नोज हो गए हैं और जो भी सिम्टोमेटिक पेशेंट है उन सभी को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अब बात करते हैं ये डेवलपिंग कंट्री में इसका जो पार्ट होता है वो स्मॉलर होता है देन डेवलप्ड कंट्री की बजाय। तो यहाँ पर इसका जो फ्लोटिंग टिप का पार्ट होता है वो स्मॉलर होता है। एंड डेवलपिंग कंट्री में इसका जो पार्ट होता है, डेवलपिंग कंट्री में इसका जो पार्ट होगा वो देखने को मिलता है स्मॉलर देखने को मिलेगा बजाय किसके, डेवलपिंग कंट्री के। तो स्मॉलर होता है डेवलपिंग में, जबकि इसका लार्ज पार्ट देखने को मिलता है डेवलप्ड कंट्री। ऐसी कंट्री जो कि डेवलप्ड हो गई है उन कंट्री में क्या होता है, मेनली उनका समय समय पर टाइम टू टाइम चेकअप करवा करके, स्क्रीनिंग करवा करके जो भी एसिम्टोमेटिक केसेस होते हैं उनको सिम्टोमेटिक बना करके इसके पार्ट को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। और बढ़ाने का मतलब होता है कि यहाँ पर उसका जो केस है उसके ज्यादा से ज्यादा जो भी इसमें छुपी हुई जो डिजीजेज है, एसिम्टोमेटिक केसेज है, उनको जा करके ढूंढ करके और बाहर निकाल करके उसका अर्ली ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सिम्टोमेटिक बना करके उनका डील करते हैं। तो उसमें स्मॉलर पोर्शन होता है, यानी जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे लाइक दैट द इंडिया में भी इसका पोर्शन है वो स्मॉलर होता है, क्योंकि इंडिया में क्या चल रहा है कि जब तक अच्छी तरीके से कोई बीमार नहीं होता है, ट्रीटमेंट लेने नहीं जाता है, वो अपने काम में बिजी रहता है, इग्नोर करता रहता है। लेकिन आपको एक अच्छा और हेल्थ जागरूक बनना है और हेल्थ कॉन्शियस बनना है ताकि आने वाली जो भी कंडीशन है उसको आप वर्सनिंग होने से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो उसका आपको अर्ली आइडेंटिफिकेशन करके अर्ली मैनेजमेंट करना है। और इसीलिए गांव-गांव में जाकर के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनाए जा रहे हैं ताकि आने वाली जो भी गांव की विलेजेस की मेनली जो प्रॉब्लम्स है लोगों में उनको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके उनका सॉल्यूशन करके उनका ट्रीटमेंट किया जा सके और उनकी जो होने वाली कॉम्प्लिकेशंस होती है लेटर लाइफ में उनको प्रिवेंट किया जा सके। तो यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें लाइक दैट यूएसए, स्विट्जरलैंड वगैरह में, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, इसका पोर्शन होता है फ्लोटिंग पार्ट का वो ज्यादा देखने को मिलता है, लार्ज पोर्शन होता है, क्योंकि वहां पर स्क्रीनिंग करवाते हैं लोग और अर्ली ट्रीटमेंट करके उनको जो सिम्टोमेटिक। अब बात करते हैं कि फ्लोटिंग पार्ट होता है वो मेनली रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट द कम्युनिकेबल डिजीजेस। जो भी कम्युनिकेबल डिजीजेज होती है उनको ये मेनली रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन सामने आ गया है निकल करके कि आई जो फ्लोटिंग पार्ट होता है वो मेनली रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेबल डिजीजेज को, मोस्टली रिप्रेजेंट किया जाएगा फ्लोटिंग पार्ट के द्वारा। बात करते हैं सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट होता है सबमर्ज्ड पोर्शन। सबमर्ज्ड पोर्शन, और सबमर्ज पोर्शन का मतलब था कि बर्फ तो जो अंदर डूबा हुआ था, पानी के अंदर में डूबा हुआ जो बर्फ का या आइस का पोर्शन था उसे सबमर्ज पोर्शन के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो सबमर्ज पोर्शन होता है वो डिनोट करता है या बताता है, डिनोट्स करेगा यहाँ पर हिडन केस को, जो भी छुपे हुए केसेस हैं उनके बारे में बताता है। मेनली जो फ्लोटिंग पार्ट होता है वो किसके द्वारा डील किया जाएगा, फिजिशियन के द्वारा डायग्नोस किए जाते हैं और ऑब्जर्व किया जाता है फिजिशियन के द्वारा। जबकि सबमर्ज पोर्शन की बात करें तो मेनली ये डील किया जाता है कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा और एपिडेमियोलॉजिस्ट। इट डिनोट करता है या डिस्कवर किया जाता है इसका, तो किसके द्वारा डिस्कवर किया जाएगा या ऑब्जर्व किया जाएगा, तो इट ऑब्जर्व्ड बाय
कम्युनिटी हेल्थ नर्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्स, CHN का मतलब है कम्युनिटी हेल्थ नर्स एंड एपिडेमियोलॉजिस्ट के द्वारा मेनली डील किया जाता है। ये ऑब्जर्व किए जाते हैं केस को जाकर के कम्युनिटी हेल्थ नर्स और एपिडेमियोलॉजिस्ट, और जो आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है वो जाकर के सबमर्ज पोर्शन है जो एसिम्प्टोमेटिक केसेज है उनके बारे में पता लगाएगा। तो यहाँ पर हिडन केस है या इसमें आते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक केसेज होते हैं या एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, ऐसे पेशेंट जिनमें की डिजीज तो है लेकिन डिजीज के अभी तक सिम्टम नहीं आए हैं, तो उन पेशेंट को भी रखा जाता है यहाँ पर सबमर्ज पोर्शन में रखा जाएगा। हिडन केसेज होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होंगे, और जो कैरियर होते हैं, कैरियर का मतलब क्या होता है कि ऐसे पर्सन या ऐसे पर्सन जो खुद तो क्या साइन एंड सिम्टम शो नहीं करते हैं लेकिन वो डिजीज ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा पर्सन, मान लीजिए मैं इन्फेक्टेड पर्सन हूं लेकिन मेरे अंदर किसी तरीके का कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है क्योंकि मेरे अंदर जो इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी पावर है वो अच्छी है, लेकिन अगर किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन के पास जैसे ही मैं जाऊंगा मेरे अंदर से वो जो भी बैक्टीरिया वायरस है वो निकल करके जैसे उस पर्सन के पास जाएगा तो उस पर्सन में क्या कर दिया मैंने जाकर के डिजीज को ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन मेरे अंदर कोई भी एक्टिव साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट नहीं थे, फिर भी मैंने जाकर, लेकिन मैं इन्फेक्टेड तो था लेकिन मेरे अंदर उस बैक्टीरिया वायरस की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरे अंदर में जाकर के वो कोई डिजीज कर सके या फिर एक्टिव साइन एंड सिम्टम पैदा कर सके, लेकिन वो जैसे ही किसी गरीब आदमी के ऊपर जाकर के टूट पड़ता है, जैसे ही किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन को देखता है तो उस पर जाकर अटैक करता है, उसकी इम्यूनिटी है वो पहले से ही बेचारी कमजोर है, तो कमजोर आदमी पर जाकर वो अपना गुस्सा निकाल देता है, तो जैसे ही उस पर जाएगा उसमें एक्टिव साइन एंड सिम्टम पैदा कर देता है, तो इसे कैरियर के नाम से जानते हैं। तो कैरियर का सीधा सीधा मतलब होता है कि ऐसे पर्सन जो खुद तो इन्फेक्टेड होते हैं लेकिन उसमें किसी तरीके का कोई भी साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट नहीं होता है एक्टिवली, लेकिन वो डिजीज को ट्रांसमिट कर सकते हैं, कैरियर कहलाते हैं। तो हिडन केस इसमें आएंगे, एसिम्प्टोमेटिक केस भी इसमें आते हैं, कैरियर होता है वो भी इसी में आता है। तो मेनली ये जो भी डायग्नोस केसेज हुए और जो अनडायग्नोस केस है जो अभी तक डायग्नोस नहीं हुए हैं वो सभी केस होते हैं वो सबमर्ज पोर्शन में आते हैं। बात करते हैं इसके थर्ड नंबर पे कि थर्ड नंबर पे अबे मेनली क्या होता है, मेनली डिनोट करता है, इट रिप्रेजेंट करेगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है उनको मेनली जो रिप्रेजेंट करने का काम करता है वो कौन सा पार्ट काम करेगा, तो वहां पर मेनली आपको देखने को मिलेगा कि सबमर्ज पोर्शन होता है वो मेनली रिप्रेजेंट करता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को, जबकि कम्युनिकेबल डिजीज को प्रेजेंट करने का काम करता है फ्लोटिंग पार्ट। तो इसका थर्ड पोर्शन बचा हुआ है, जो थर्ड पार्ट होता है उसे कहते हैं लाइन ऑफ डिमार्केशन। अब लाइन ऑफ डिमार्केशन का मतलब होता है कि दो पार्ट के बीच में एक लाइन या आपके बीच में एक अगेंस्ट में उनके बीच में एक दीवार का काम करता है। तो यहाँ पर सिम्प्टोमेटिक और एसिम्प्टोमेटिक केसेस को अलग करने का काम होता है वो लाइन ऑफ डिमार्केशन का होता है, जो सिम्प्टोमेटिक केस और कैरियर को अलग अलग करने का काम करती है। तो थर्ड जो इसका पार्ट है वो यहाँ पर है कि लाइन ऑफ डिमार्केशन देखने को मिलेगी। लाइन ऑफ डिमार्केशन, और लाइन ऑफ डिमार्केशन का मीनिंग होता है कि ये सिम्प्टोमेटिक सेपरेट करती है, इट सेपरेट द सिम्टोमेटिक टू एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट। सिम्प्टोमेटिक और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को सेपरेट करने का काम करती है, सिम्प्टोमेटिक और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को अलग अलग करने का काम करती है। तो यहाँ पर जो लाइन ऑफ डिमार्केशन होती है उसका यही काम होता है कि सिम्प्टोमेटिक केस थे और एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट थे उन दोनों को अलग अलग करने के लिए बीच में एक लाइन खींच दी जाती है या दीवार बना दी जाती है, उसे लाइन ऑफ डिमार्केशन के नाम से जानते हैं। अब ये क्या करती है, एक तो
केस को जो कि डायग्नोस हो चुके हैं और जो हिडन केसेस होते हैं जो कैरियर का काम करते हैं उन दोनों को अलग अलग करने का काम करती है। तो लाइन ऑफ डिमार्केशन का यही काम होता है कि सिम्टोमेटिक और असिम्टोमेटिक केसेस है उन दोनों को अलग अलग करने का काम करती है। अब इसमें से मेनली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से पूछा जाता है कि प्रोटीन जो फ्लोटिंग टिप होती है उसका मैक्सिमम रिप्रेजेंट कौन सा फ्लोटिंग पार्ट होता है, वो मैक्सिमम किसको रिप्रेजेंट करता है। तो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन पीईएम हैज द हाईएस्ट फ्लोटिंग टिप। तो बात पूछी जाती है यहां पर स्टार मार्क लगा करके 5 स्टार लगाकर यहां क्वेश्चन नोट करिए कि पीईएम हैज द मैक्सिमम या फिर हाईएस्ट फ्लोटिंग टिप। पीईएम होता है उसके जो मैक्सिमम और हाईएस्ट प्रोटीन टिप देखने को मिलती है, यानी प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, जो कि अपन ने अच्छी तरीके से डील किया हुआ है पुराने वीडियो में, तो वहां से जाकर आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्विक रिव्यू में कि प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन क्या होता है। तो प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होने वाली जो डिस्टर्बेंस होता है या डिजीज होती है उसे प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। इसमें मेनली दो डिजीजेज आती है जो कि आपने सुना हुआ है, क्वाशियोकोर और मरासमस एंड मरासमिक क्वाशियोकोर। ये थर्ड टाइप होता है जो कि मिक्स टाइप के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट होता है मरासमस। मरासमस होता है वो मेनली कैलोरी की कमी से होने वाला या फिर कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाला डिजीज होती है जिसमें मेनली कैलोरी का लॉस होता है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं क्वाशियोकोर की। तो क्वाशियोकोर में क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन की कमी से होने वाला या प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाला एक रोग होता है या डिजीज होती है इसमें मेनली प्रोटीन की कमी हो जाती है। मेनली जो इन्फेंट होता है या जो चिल्ड्रन होता है मेनली इसमें एडिमा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर और क्वाशियोकोर मरासमिक में क्या होता है, क्वाशियोकोर मरासमस में देखने को मिलता है कि प्रोटीन एनर्जी दोनों की कमी है, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी हो गई है। तो उसे क्वाशियोकोर मरासमिक पेशेंट के नाम से जानते हैं या फिर उसे नाम दिया जाता है मिक्स क्वाशियोकोर मरासमिक के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने डील कर रखा है, इसको अच्छे से जाकर के आप वीडियो में डील कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन होता है, उसकी हाईएस्ट प्रोटीन टिप देखने को मिलती है। बात करते हैं एक और क्वेश्चन जो कि बार बार में यहाँ से पूछा जाएगा, तो यहाँ भी आप स्टार मार्क लगा करके क्वेश्चन डिनोट कर लीजिए कि ऐसी कौन सी डिजीजेज होती है जो कि आइसबर्ग फिनोमिना के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं की जाती है। तो some diseases are do not represented by आइसबर्ग फिनोमिना। आइसबर्ग फिनोमिना के द्वारा बहुत सी डिजीज होती है जो कि क्या नहीं की जाती है, डिनोट नहीं की जाती। ऐसी कौन कौन सी डिजीजेज होती है जो कि आइसबर्ग फिनोमिना के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं की जाती है। तो उन डिजीज का नाम याद रखने के लिए आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग अपन ने एक ट्रिक बताई है कि राजा तेरा रानी मेरी, यानी राजा है वो आपको लेना है, रानी है वो मेरी है, मैं रानी किसी को देने वाला नहीं हूं। तो रानी मेरी है, राजा तुम्हारा है, आप अपने राजा को ले जा सकते हैं, रानी मैं खुद रखने वाला हूं। तो इसको ट्रिक याद रखना है आपको कि राजा तेरा रानी मेरी, राजा तेरा रानी मेरी। लेकिन कुछ नालायक लोग कह रहे होंगे कि सर बहुत ही ज्यादा चंट खोपड़ी है, यहाँ पर राजा हमें दे रहे हैं और रानी को खुद रख रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी आप चालाकी ना करें सर, तो ही बेटर होगा। लेकिन आपको समझने के लिए आप राजा रानी दोनों ले जाना, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर समझने के लिए आपको एक ट्रिक बनाई है, तो इसका आप हंसते हंसते आप समझ जाओगे। इसीलिए मैंने ये ट्रिक यहाँ पर ला करके रखी है कि राजा तेरा रानी मेरी। तो राजा है वो आपको लेके जाना है, रानी मेरे लिए छोड़नी है। तो राजा का मतलब हो गया है कि यहाँ पर रेबीज है वो राजा है, तेरा का मतलब टेटेनस, रानी से मतलब हो गया रूबेला, और रूबेला इज आल्सो नोन एज जर्मन मीजल्स। बात करते हैं मेरी, और मेरी का मतलब होता है यहाँ पर राजा तेरा रानी मेरी। तो राजा तेरा रानी मेरी से मतलब हो गया है कि मीजल्स होगा यहाँ पर वो, ये जो डिजीजेज होती है वो इसके द्वारा
प्रेजेंट या रिप्रेजेंट नहीं की जाती है। तो सम डिजीजेज होती है जो कि हमेशा हर केस में सिम्टोमेटिक होती है, अगर वो केस होगा तो हमेशा सिम्टम प्रेजेंट करेगी, तो इसीलिए एसिम्टोमेटिक नहीं रह सकती है। तो इसीलिए आइसबर्ग फिनोमिना के द्वारा इनको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, क्योंकि एवरी केसेस में ये क्या देखने को मिलती है, एवरी केस में यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एवरी केस में हमेशा हर केस में ये देखने को मिलती है हमेशा की एसिम्टोमेटिक नहीं रह सकती, हमेशा सिम्टम प्रेजेंट करती है। तो राजा तेरा रानी मेरी, राजा से मतलब है कि रेबीज होगा, टिटनेस होगा, रानी से मतलब है रूबेला, रूबेला होता है जर्मन मीजल्स, जबकि रूबियोला होता है मीजल्स। तो मीजल्स को आप लिख सकते हैं रूबियोला। यहाँ पर दो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछते हैं कि रूबेला और रूबियोला में कंफ्यूज करके मीजल्स और जर्मन मीजल्स में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो मीजल्स होता है वो रूबियोला होता है, जबकि जर्मन मीजल्स होता है वो रूबेला होता है। तो यहाँ राजा रानी तेरा मेरी से मतलब है राजा तेरा रानी मेरी से रेबीज होगा, टिटनेस होगा, रूबियोला होगा एंड रूबेला होगा। तो यहाँ पर जर्मन मीजल्स एंड मीजल्स होते हैं, ये मेनली देखने को मिलते हैं, ये हमेशा हर कंडीशन में जब भी का इंफेक्शन होगा केवल और केवल अपने सिम्टम हर कंडीशन में प्रेजेंट करते हैं। इसीलिए आइसबर्ग फिनोमिना के द्वारा इसको डिनोट नहीं किया जा सकता है या रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक कभी नहीं रह सकते हैं। इसीलिए आइसबर्ग फिनोमिना इन डिजीज पर लागू नहीं होता है। तो यही एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा, एक क्वेश्चन कि ऑल ऑफ द डिजीजेज आर द रिप्रेजेंटेड बाय द आइसबर्ग फिनोमिना एक्सेप्ट, उन चारों में से कोई भी जो ऑप्शन होगा उसे आपको ढूंढ करके देना है, या पूछ सकते हैं ये चारों में से 3 दे करके कि ये नहीं प्रदर्शित करके इनके अलावा जो डिजीज देंगे वो आपकी डिनोट करने वाली होगी, तो वहां पर वो आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपको आंसर कहां से आएगा, कैसे आएगा, पूरी मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको बताने की यहां से कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके का क्वेश्चन यहां से बनाया जा सकता है और उसका आंसर है वो किस तरीके से आपको देना है। तो वीडियो को आपको बिना स्किप किए अंत तक देखना है। तो यहाँ पर आपका आइसबर्ग फिनोमिना था वो कंप्लीट हुआ है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे डिजीज साइकिल के बारे में कि डिजीज साइकिल क्या होती है, कौन कौन सी इसकी स्टेज होती है।